अच्छा जी, आगे हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट अप्रेजल। रेलेवेंट कॉस्ट एंड इनकम। रेलेवेंट कॉस्ट एंड इनकम का मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्ट में सिर्फ वो कैश फ्लोज कंसिडर किए जाएंगे जो रेलेवेंट और इररेलेवेंट हैं। ये डिस्कशन हमारे अगले चैप्टर की वीडियोस में भी आएगी। कॉस्ट और इनकम दैट आर रेलेवेंट टू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट आर इजी टू आइडेंटिफाई, जो डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं। इजी टू आइडेंटिफाई का मतलब होता है जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइएबल है, इजीली आइडेंटिफाइएबल है। सिंपली आस्क व्हाट कैश फ्लो आर चेंज बाय डिसीजन। सो अमाउंट्स आर रेलेवेंट ओनली इफ दे आर, अगर वो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं या इंक्रीमेंटल हैं और या फिर कैश फ्लो हैं। फ्यूचर कैश फ्लोज जो कि फ्यूचर में राइज होंगे ड्यू टू दी डिसीजन। इंक्रीमेंटल का मतलब होगा जो एडिशनल है, और कैश फ्लो का मतलब है जो कि कैश इनफ्लो है या कैश आउटफ्लो है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन रेलेवेंट कॉस्ट, जो कॉस्ट रेलेवेंट नहीं होती, उसमें संक कॉस्ट या पास्ट कॉस्ट आ जाती है, जिसको हम फिजिबिलिटी स्टडी भी कहते हैं। इसी तरह जो हमारी बुक वैल्यू है पास्ट एक्सपेंडिचर्स की या कैपिटल एक्सपेंडिचर की, वो भी इररेलेवेंट कॉस्ट है। जो हमारे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं या फिक्स नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं, जिनको हम अपोर्शन कॉस्ट, जनरल फिक्स्ड ओवरहेड या पीरियड कॉस्ट कहते हैं, वो भी इररेलेवेंट है। जितने भी नॉन कैश आइटम्स हैं, डेप्रिसिएशन हो गया, amortization हो गया, या इसके अलावा कोई भी ऐसी कॉस्ट आ गई जिसको जो कैश की फॉर्म में हम पे नहीं कर रहे, वो भी इररेलेवेंट है। और कमिटेड कॉस्ट जो कि आपने पास्ट में कमिटमेंट कर ली है कि फ्यूचर में बेशक हम डिसीजन करें या ना करें, लेकिन हम ये खर्चा पे करेंगे, तो कमिटेड कॉस्ट भी रेलेवेंट हो इररेलेवेंट होगी। एग्जांपल्स ऑफ द रेलेवेंट कॉस्ट which what cash flows are changed by the decision। incremental additional cash flow, आपका या तो एडिशनल खर्चा होगा, मींस वेरिएबल कॉस्ट आएगी, एडिशनल फिक्स कॉस्ट आएगी, कोई एडिशनल मार्केटिंग कॉस्ट आ सकती है, किसी किस्म की भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ मशीनरी आ सकती है, बेशक वो एनुअल हो या हर 3 साल या 4 साल के बाद हो, अर्न बिकॉज ऑफ द डिसीजन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि वो कॉस्ट जो के या वो बेनिफिट जो आप लूज करेंगे टू गेट अदर बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं और आप बीइंग एन अकाउंटेंट, बीइंग एन एसीसीए मेंबर, आप किसी जगह पर भी जॉब कर रहे हैं, आप उसका जो आपकी इस वक्त की सैलरी है, वो बेसिकली क्या होगी, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिसकी बेसिस पर आपने क्या करना है, जिसकी बेसिस पर आपने फ्यूचर में अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना है कि क्या मैं इस जॉब को छोड़ के अपनी फर्म स्टार्ट करूं या किसी और जॉब को स्विच करूं, तो जो करंट इनकम है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वर्किंग कैपिटल जो कि कंपनी इन्वेस्ट करती है कैश इन्वेंट्री में, वर्किंग कैपिटल को हम डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज भी कहते हैं। वर्किंग कैपिटल इज द अमाउंट जो कि हमारे डे टू डे ऑपरेशंस के लिए ज़रूरत होती है। टैक्स की अमाउंट जो कि हम पे करते हैं गवर्नमेंट को अपने कामों को, अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट। तो ये सब एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारे पास रेलेवेंट कॉस्ट की। आगे क्वेश्चन कहता है कि कंपनी हैज पेड $50,000 टू एक्वायर पेटेंट राइट्स। A factory to make product would cost 1 million and produce net income of $150,000 per annum for the next 10 years. This is after depreciation of machinery of 30,000 per annum has been charged। अब ये depreciation नॉन कैश आइटम आ गया, और नॉन कैश आइटम होने की वजह से depreciation जो है वो irrelevant हो गया। The factory could be sold at the end of the 10 years for $200,000। What are the relevant costs when deciding whether to accept the factory project? Item number one, a company has paid $50,000 to acquire patent rights। अब आप ये पेटेंट राइट्स ले चुके हैं, ये अगर आपके काम आ जाते हैं, कोई बेनिफिट मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज ये आपके लिए एक पास्ट कॉस्ट हो चुकी है। और जब कोई कॉस्ट हमारे लिए पास्ट कॉस्ट हो जाती है, तो इसको हम संक कॉस्ट कहते हैं या इररेलेवेंट कॉस्ट कहते हैं। A factory to make the product would cost $1 million
$1 million के क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि हमने ये एडिशनल कॉस्ट इनकर की है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट इनकर की है, ये इसलिए रेलेवेंट हो जाएगी। प्रोड्यूस नेट इनकम ऑफ $150,000 पर एनम फॉर द 10 years. This is after depreciation of machinery of 30,000 per annum has been charged. तो हमने कहा कि डेप्रिसिएशन जो है वो इररेलेवेंट होती है, इसलिए कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे कि प्रॉफिट में आप ऐड बैक कर देंगे डेप्रिसिएशन को, जिससे क्या होगा, आपका कैश फ्लो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास 180,000 बन जाएगा। 1.5 लाख में आपने 30,000 और ऐड कर दिया और 1,80,000 आपके लिए बन गया नेट कैश फ्लो, और ये रेलेवेंट है। फैक्ट्री विल बी सोल्ड एट द 2 लाख की बिकेगी, ये भी रेलेवेंट है, ये भी हमारे लिए एक एडिशनल रेवेन्यू है या इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होगा। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है जी पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का बेसिकली मतलब क्या होता है? पे बैक पीरियड का कॉन्सेप्ट या पे बैक पीरियड का मीनिंग ये है कि आज हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उस इन्वेस्टमेंट का मकसद क्या है? उस इन्वेस्टमेंट का मकसद है प्रॉफिट कमाना। तो आज हम ये देखना चाहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट हमें किस तरीके से फायदा दे सकती है, ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल या कितनी प्रॉफिटेबल हो सकती है, और ये इन्वेस्टमेंट कितनी जल्दी हमारा जो इन्वेस्टमेंट पैसा है या इन्वेस्टमेंट है ये रिकवर कर लेगी। तो पे बैक पीरियड का आसान मतलब ये हुआ कि कितना टाइम लगेगा हमें अपने पैसे को रिकवर करने के लिए या अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए। तो पे बैक पीरियड क्या होता है जी? पे बैक पीरियड, पे बैक इज द टाइम it takes the cash inflow from a capital investment project to equal the cash outflow, usually expressed in years. Organization will usually set a target payback based on the experience. अब जब भी कोई कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए जाती है तो कंपनी कोई इन्फिनिटी टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रही होती। कंपनी के जहन में एक सर्टेन टाइम है प्रोजेक्ट का कि इतने अरसे के लिए मैंने प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करनी है। अब वो फर्ज कर लेते हैं कि कंपनी ये इन्वेस्टमेंट करना चाहती है 5 साल के लिए या 7 साल के लिए या 10 साल के लिए। तो उसमें भी कंपनी ये बताएगी कि वो इस इन्वेस्टमेंट के बदले में कितने अरसे में चाहते हैं कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर होनी चाहिए। सपोज करें कि कंपनी कहती है कि इन 7 सालों में से 3 साल में या 4 साल में हम अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करना चाहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास टाइम पीरियड आ गया कि हमें 3 सालों में या 4 सालों में अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करना है। ये पे बैक पीरियड हो गया। प्रोजेक्ट्स आर एक्सेप्टेबल इफ देयर पे बैक इज शॉर्टर देन द टारगेट। अगर कंपनी ने टारगेट 4 साल रखा है तो वो कुछ, अगर वो 4 साल से जल्दी कंपनी अपने पैसे रिकवर करने में कामयाब होती है तो फिर वो इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, या हद मैक्सिमम 4 सालों में, इससे ज़्यादा वो नहीं जाना चाहेंगे। टारगेट पेबैक पीरियड्स वेरी ग्रेटली। फॉर एग्जांपल, ऑयल ड्रिलिंग एट सी विल हैव लॉन्ग पेबैक, but the revamp of the retail store is likely to have a shorter target. इसका मतलब ये है कि ये वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। बाज प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी, बाज बिजनेसेस ऐसे होंगे कि जिनमें पे बैक पीरियड बहुत देर से होगा, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बहुत बड़ी होती है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कई सालों तक होती रहती है, तब जाके हमारा वो काम कंप्लीट होता है और फिर हम उसकी मार्केट में सेल शुरू करते हैं। तो पे बैक पीरियड जो है बास प्रोडक्ट का बहुत जल्दी हमें रिसीव हो जाता है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट कम होती है, शायद उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होती है और उसमें इनोवेशन या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। शॉर्ट लाइफ साइकिल प्रोडक्ट। और बास प्रोडक्ट्स लॉन्ग लाइफ साइकिल होती हैं, इसलिए उनकी जब आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो वो एक लंबे अरसे के में करते हैं और उसकी रिकवरी भी एक लॉन्ग पीरियड में होती है। Payback is often a first screening method in the investment appraisal and it should never be used alone. Payback जो है वो तीन जो हमारे पास पॉपुलर जो अप्रोचेज हैं एनपीवी कैलकुलेट करने की, उनमें से एक है, इसलिए इसको अकेले को हम यूज नहीं करते। इसके अलावा हमारे पास दो मेथड होते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और
ओके जी, अब हम एग्जांपल करेंगे पे बैक पीरियड की। A company with a targeted payback period of 3 years is considering the following two projects. दो प्रोजेक्ट्स हैं जी कंपनी के पास जो कॉस्ट है टाइम जीरो में, टाइम जीरो मीन्स टुडे, जिस साल आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, $100,000 की इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट वन में और $2 लाख की इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट टू में। अगले 4 साल के लिए दोनों प्रोजेक्ट्स के कैश फ्लोज उसने हमें प्रोवाइड कर दिए हैं। विच प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल, कमेंट ऑन योर आंसर। अब हम क्या करेंगे जी, पे बैक कैलकुलेट करेंगे। पे बैक का फॉर्मेट ये है कि आपने पहला कॉलम बनाना है ईयर्स का, फिर आप अपने पास कॉलम बनाएंगे कैश फ्लोज का, तीसरा कॉलम बनाएंगे कम्युलेटिव का। ईयर जीरो में आपके पास कॉस्ट है 100,000 की। 100,000 आपने शो कर दिया। ईयर वन में $20,000 कमा लिए, तो 1 लाख में से $20,000 जो रिकवर हो गए वो माइनस कर दिए, तो बैलेंस अमाउंट $80,000 अभी भी हमने कमानी है। अगले साल $30,000 कमा लिए, तो 80,000 में से ये 30,000 माइनस किए तो $50,000 अभी भी हमने अर्न करने हैं। और फिर हमने $60,000 कमा लिए, तो फाइनली तीसरे साल के एंड पे हमारे पास $10,000 से पॉजिटिव आ गया हमारा कैश फ्लो। इसका मतलब है कि 3 साल खत्म होने से पहले पहले हमने अपने $1 लाख की इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर लिया है। अब हम दूसरे प्रोजेक्ट को देखते हैं। तो दूसरे प्रोजेक्ट में हमारे पास $2 लाख थे ईयर जीरो में, तो वही कम्युलेटिव में आए। पहले साल में 1 लाख कमा लिया, तो 1 लाख अभी भी हमने कमाना है। दूसरे साल में 60,000 कमा लिया, तो 40,000 अभी भी हमने अर्न करना है। तीसरे साल में 35,000 कमा लिया, तो 5,000 अभी भी रहता है। और चौथे साल में 25,000 कमाया, तो हमारे पास पॉजिटिव 20,000 आ रहा है। तब हमारा टारगेटेड पेबैक पीरियड 3 साल था। तो 3 साल पूरे होने से पहले कि हमारे पास प्रोजेक्ट ए के से इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई, तो इसलिए हम कहेंगे कि प्रोजेक्ट ए हमें चूज करना चाहिए और प्रोजेक्ट टू हमें चूज नहीं करना चाहिए। बेशक के इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर करने के बाद $20,000 का प्रॉफिट दे रहा है प्रोजेक्ट बी या प्रोजेक्ट टू, मगर ये 3 सालों में अपना पेबैक रिकवर नहीं कर सका, इसलिए हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अब ये हमने प्रोजेक्ट टू का पेबैक पीरियड कैलकुलेट किया है, 2 साल हमारे पास है, प्लस व्हाट, प्लस 12 है यहाँ पर, 12 मंथ्स। एक साल में 12 महीने होते हैं। इनटू व्हाट, इनटू ये 50,000 का नेगेटिव कैश फ्लो जो अभी आपने रिकवर करना था कम्युलेटिव में, डिवाइडेड बाय 60,000 जो अगले साल का नेट कैश फ्लो है। मैं आपके लिए यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ कि आपको याद रहे कि पेबैक पीरियड जब भी कैलकुलेट करना है तो फार्मूला क्या होगा। हम इसको नेगेटिव ईयर्स कह देते हैं, जीरो को काउंट नहीं करना। जितने साल तक ये नेगेटिव रहा है तो उसको हम कह देते हैं नेगेटिव ईयर्स, प्लस लास्ट नेगेटिव कम्युलेटिव कैश फ्लो। लास्ट नेगेटिव कम्युलेटिव कैश फ्लो है $50,000, नहीं डिवाइडेड बाय, ये मैंने माइनस का साइन लगाया है नेगेटिव, ये मैं साथ में इसके लिख भी देता हूँ VE, ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। डिवाइडेड बाय नेक्स्ट पॉजिटिव नेट कैश फ्लो। वैसे तो आमतौर पे नेक्स्ट नेट कैश फ्लो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन सिर्फ मजीद क्लैरिटी के लिए कि ये पॉजिटिव मैंने लिख दिया है। और तीसरे साल में ये कितना है, ये 60,000 है। तो अब हम क्या कह रहे हैं, 2 + 50 डिवाइडेड बाय 60, ये 1000 में है, तो हमने इसको 50/60 लिख दिया। जिस 1000 पे लिख दें तो आंसर यही आएगा। 50 is the last negative cumulative cash flow and 60 is the next net cash flow। अगर मैं ईयर्स में आंसर देखूं तो ईयर्स में आंसर आता है 2.833 ईयर्स।
अब अगर हम उसको मंथ्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2 ईयर्स रह गया, और 0.8333 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास यही 10 महीने आएंगे जैसे यहाँ पे कैलकुलेट हुए हैं। एग्जैक्टली 10 मंथ्स आ जाएंगे हमारे पास। फर्क सिर्फ कैलकुलेट करने का है कि आइदर आप इस फार्मूले से फॉलो कैलकुलेट करें या इस फार्मूले से कैलकुलेट करें। 2 साल और 10 महीने प्रोजेक्ट 1 का पेबैक पीरियड है। टारगेटेड पेबैक पीरियड 3 साल था, इसलिए हमें प्रोजेक्ट 1 करना चाहिए। प्रोजेक्ट 2 3 सालों में पैसे रिकवर नहीं कर सका, इसलिए प्रोजेक्ट 2 हमारे लिए एक्सेप्टेबल प्रोजेक्ट नहीं रहेगा। अच्छा जी, अब हम इसमें कुछ फर्दर एस्पेक्ट देखते हैं कि हमने कहा 3 साल टारगेटेड पे बैक है। प्रोजेक्ट 1 में $1 लाख नेगेटिव था, पहले साल में 20,000 है, फिर 30,000 है, फिर थर्ड ईयर में जाके हाईएस्ट कैश फ्लो जनरेट हुआ 60,000, और चौथे साल में फिर 10,000 हो गया। ऑन दी अदर हैंड प्रोजेक्ट 2 में पहले ही साल में 1 लाख आया, जिससे हमारी 50% इन्वेस्टमेंट ही रिकवर हो गई, मगर अगले साल ये गिर के 60,000 पे रह गया, फिर 35,000 हो गया, और फिर 25,000 हो गया। मोस्ट इनफ्लोज फॉर द पीरियड अकर इन ईयर 3 बट ईयर 1 फॉर प्रोजेक्ट 2। और लेकिन प्रोजेक्ट 2 में ईयर 1 में आ गए हैं, सो द प्रोजेक्ट 1 इज रिस्कियर। प्रोजेक्ट 1 जो है वो हमें रिस्की लग रहा है क्योंकि ये हमें स्लो कैश दे रहा है। ये हमें 3 सालों में पैसे तो वापस दे रहा है, लेकिन ये क्या है, वो क्या है कि वो स्लो रिटर्न कर रहा है। पहले साल में सिर्फ नहीं इन्वेस्टमेंट का 20% मिला, जिसका मतलब है कि 20,000 मिला। दूसरे साल में हमें हमारी इन्वेस्टमेंट का 30% मिला, जिसका मतलब है 30,000 मिला। और फिर जाके तीसरे साल में बड़ा कैश फ्लो हुआ है, जबकि प्रोजेक्ट 2 में हमें हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट पहले साल में ही मिल गई है। फ्लॉ इन पेबैक, नो अकाउंट ऑफ पैटर्न ऑफ फ्लोज। अब इसमें जो पेबैक में एक फ्लॉ आ जाता है, तो ये पैटर्न ऑफ फ्लॉज वो नहीं होता, कैश फ्लोज नहीं आता। दूसरा जो प्रॉब्लम है, मतलब आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या ये इसकी बेसिस पे आप पिक नहीं कर सकते। जो असल बात है कहने की, कि आप इसकी बेसिस पे पिक नहीं करते, आप ये देखते हैं कि किस वक्त में मुझे जो है वो टारगेटेड पेबैक पीरियड अचीव हो गया या किस प्रोजेक्ट में हो गया। बस जिस प्रोजेक्ट में हमें टारगेटेड पेबैक पीरियड अचीव हो गया हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे। और एक और जो पेबैक का हमने फ्लॉ बताया कि ये जब इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाए तो उससे आगे के कैश फ्लोज नहीं फोर्सी करता। जैसे यहाँ पर अगर टारगेटेड पेबैक अचीव नहीं हुआ तो इसने उससे बाद की जो फ्यूचर अर्निंग्स हैं उसको कंसिडर नहीं किया। ओके जी, अब एक और एस्पेक्ट हमारे पास आता है पेबैक का। टेबल में इसी तरह से आपने ईयर शो कर दिए, प्रोजेक्ट 1 के कैश फ्लोज आ गए, वही कम्युलेटिव चल रहा है। प्रोजेक्ट 2 में हमारे पास क्या है जी, $1 लाख रिकवर हो गया। फिर हमने कहा कि 60,000 है, रिकवर हो गया। फिर 35,000 रिकवर हो गया। अब चौथे साल में एक बड़ा कैश फ्लो राइज हुआ 1,25,000 का। लेकिन चूंकि ये टारगेटेड 3 सालों में पैसे रिकवर नहीं कर रहा, तो फिर ये क्या करेगा, ये इग्नोर कर देगा फ्यूचर कैश फ्लोज को, कि फ्यूचर में क्या पता इस प्रोजेक्ट से ज्यादा आने हो। तो ये एक फ्लॉ है पेबैक मेथड में। एंड वुड यू चेंज योर व्यू नाउ द प्रोजेक्ट हैव टू हैज इनफ्लोज ऑफ 125,000 इन ईयर 4। पेबैक इन प्रोजेक्ट 2 स्टिल ओवर 3 ईयर। पेबैक जो है वो आपका अभी भी 3 साल ही है, लेकिन ये आपको $1,25,000 चौथे साल में मिल सकते हैं। और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो सिर्फ $5,000 है अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का, जो कि शायद इनिशियल इन्वेस्टमेंट का 2.5% बनती होगी। तो पे बैक इन द प्रोजेक्ट 2 स्टिल ओवर 3 ईयर्स, बट देयर इज नो फंटास्टिक, बट देयर इज नाउ अ फंटास्टिक प्रॉफिट। लेकिन उसके बाद सिग्निफिकेंट प्रॉफिट आया है। जो फ्लॉ इन पे बैक है, मैंने आपसे कहा कि ये फ्यूचर के कैश फ्लोज को कंसिडर नहीं करता, डज नॉट कंसिडर कैश फ्लो आफ्टर पे बैक अचीव और नॉट अचीव्ड। तो ये हमारे पास पे बैक पीरियड की एग्जाम्पल है जी।
कि पे बैक पीरियड में हमने डिफरेंट चीजें देखी। एक ये कि कब इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हुई, दूसरा ये कि उसको हमने कैलकुलेट किया टाइम ईयर्स में। फिर हमने ये देखा कि किसी एक प्रोजेक्ट में अगर पे बैक पीरियड अचीव नहीं हो रहा, लेकिन वो इमिडिएटली नेक्स्ट ईयर में हमें ज्यादा पैसे भी दे रहा हो, तो पे बैक इस चीज को इग्नोर कर देता है, जो कि पे बैक का एक डिसएडवांटेज या उसका एक फ्लॉ है। नेट प्रेजेंट वैल्यू, उन्हें भी इनकारपोरेट किया जाता है और फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पे बैक के एडवांटेजेस क्या होंगे जी? इट इग्नोर्स टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लो within the payback period for both risk and time value for money purposes। कि ये बेसिकली फोकस किस चीज पे, सॉरी डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये फोकस कर रहा है कैश फ्लो पर, ये फोकस कर रहा है कितने अरसे में पैसे रिकवर हो रहे हैं। इट इग्नोर्स टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो विद इन द पे बैक पीरियड फॉर बोथ, ये उसके फ्यूचर की अर्निंग्स को फोकस नहीं कर रहा। फ्यूचर में कितना बेनिफिट हमें हो सकता है, हमारा बेनिफिट कैसे मैक्सिमाइज हो सकता है, या फर्ज करें हमने आज ये कहा है कि 4 सालों में पैसे रिकवर होने चाहिए, मगर ये कि बाज मर्तबा वो एक प्रोजेक्ट जो है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है और उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो 5 सालों में या 6 सालों में रिकवर करके देगा। बट ये कि उसके बाद हमारे जो कैश फ्लोज हैं वो कंसिस्टेंटली बढ़ते जाएंगे और हमें ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन पे बैक पीरियड फ्यूचर बेनिफिट्स को इग्नोर कर देता है। Ignores the cash flow after the end of the payback period। It ignores the time value of money। present value incorporate नहीं किया जाता अगर simple payback period है तो। Cannot distinguish between projects with the same payback period। अगर payback period दोनों प्रोजेक्ट्स का सेम आ गया तो अब ये कैलकुलेट करना या ये डिटरमिन करना मुश्किल हो जाता है इस मेथड में कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें परफॉर्म करना चाहिए और कौन सा प्रोजेक्ट छोड़ देना चाहिए। चॉइस ऑफ द टारगेट पे बैक पीरियड इज आर्बिट्रेरी। अब ये भी डिपेंड करता है, बाज दफा मैनेजमेंट की पर्सनल प्रेफरेंसेस भी आ जाती हैं प्रोजेक्ट की टेक्निकलिटी के अलावा। और फिर ये कि एक ही तरह के प्रोजेक्ट जब हम डिफरेंट रीजन्स में करते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पे बैक पीरियड सेम हो, क्योंकि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। may lead to exercise excessive investment in the short term projects, और मे भी पॉसिबल हम अननेसेसरी पैसा शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स में लगा रहे हों। अल्टीमेटली डज नॉट मेजर द इम्पैक्ट ऑन शेयर होल्डर्स वेल्थ, और इसका शेयर होल्डर्स वेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं आता, इसलिए पे बैक पीरियड जो है वो डिसीजन रूल नहीं होता। हम सिर्फ और सिर्फ पे बैक पीरियड की बेसिस पर ये डिसाइड नहीं करते कि क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आता है जी पे बैक पीरियड के एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज है कि इसको कैलकुलेट करना आसान होता है, जिसकी वजह से हम आसानी से इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं रेलेवेंट लोगों को। और वो रेलेवेंट लोग कौन हो सकते हैं? वो रेलेवेंट लोग हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, या कोई भी ऐसे इन्वेस्टर्स और फाइनेंसर्स जिनको हमने ये बताना होता है कि कितने अरसे में प्रोजेक्ट से पैसे रिकवर होंगे। uses cash flow rather than more easily manipulated accounting profit। ये इसका फायदा है कि इसका फोकस कैश फ्लो होता है, इसका फोकस प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि प्रॉफिट को मैनिपुलेट किया जा सकता है। हम डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करके प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, रेवेन्यूज को एक्सेलरेट करके कर सकते हैं, एक्सपेंसेस के में को डिले कर दें उसकी रिकग्निशन में तो कर सकते हैं, लेकिन कैश फ्लो को मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है। कैन बी यूज एज अ स्क्रीनिंग डिवाइस। इसको आप स्क्रीनिंग डिवाइस के तौर पे यूज कर सकते हैं टू एलिमिनेट ऑब्वियसली इन अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट। कि आप एनपीवी तक की डिटेल कैलकुलेशन में ना जाएं, बल्कि आप इनिशियल स्टेज पे एक पेबैक पीरियड, एक टारगेट पेबैक पीरियड रख के इनिशियल स्टेज पे ये डिसाइड कर लें कि क्या इस प्रोजेक्ट को करने का मुझे फायदा हो रहा है। अगर तो पेबैक टारगेटेड पेबैक पीरियड अचीव होता है तो हमें फर्दर वर्किंग्स करनी चाहिए, और अगर नहीं अचीव हो रहा तो हमें फर्दर वर्किंग्स नहीं करनी चाहिए। Being biased in the favor of short-term projects means that it tends to minimize both financial and business risk।
इससे फायदा क्या होगा कि हमारा फाइनेंशियल रिस्क भी कम हो जाएगा और हमारा बिजनेस रिस्क भी कम हो जाएगा। द नियर फ्यूचर इज लेस अनसर्टेन देन द डिस्टेंट फ्यूचर, और हमारा जो नियर फ्यूचर है वो लेस अनसर्टेन होगा, बीइंग बायस इन द फेवर ऑफ, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना वो अक्सर आपके पैसे जल्दी रिकवर कर देते हैं। दैट इट टेंड्स टू मिनिमाइज, जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियल और बिजनेस रिस्क आपका कम हो जाता है। और हम चाहते भी हैं कि बिजनेस रिस्क हमारा कम हो, ताकि हम शेयर होल्डर्स को कम रिस्क के बदले में ज्यादा रिटर्न दे सकें। नियर फ्यूचर इज लेस अनसर्टेन, डेफिनेटली आज से 2 साल को या 3 साल को प्रिडिक्ट करना या 5 साल को प्रिडिक्ट करना अगले 25 साल के प्रिडिक्ट करने के मुकाबले में आसान होगा। यूजफुल व्हेन देयर इज कैपिटल राशनिंग, जहां पर शॉर्टेज शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस आ गई है, वहां पर आपके लिए ज्यादा यूजफुल हो जाता है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि कम पैसे हैं हमारे पास और कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो इन कम पैसों को जल्दी वापस कर सकता है या जल्दी हमें पे बैक कर सकता है। To identify project which generate additional cash for the इन्वेस्टमेंट क्विकली, ताकि हमारे लिए डिसीजन मेकिंग जो है वो आसान हो जाए।